200 नौकर वाला बहू का आलीशान ससुराल। भागो, पुल टूट रहा है। अरे कोई बच्चों को बचाओ। ए भाई धक्का मत दो। अरे प्रलय आ गई, प्रलय आ गई। नदी का पानी बढ़ रहा है, पुलिया डगमगा रही है। कोई उस गाड़ी वाले को रोको, वो खाई में गिर जाएगा। हेलो डैड, आवाज आ रही है? मैं यहाँ शिवपुर के पास फंस गया हूँ। मेरी कार, ओ गॉड, कार फिसल रही है। शिवपुर के पुराने पुल पर भारी बारिश के कारण अफरा तफरी मची थी। शहर के मशहूर सेठ धनदाज का बेटा डॉक्टर आर्यन अपनी लग्जरी कार समेत कीचड़ में फंस गया था और कार धीरे धीरे खाई की तरफ सरक रही थी। मौत आर्यन के सामने खड़ी थी। ए भाई साहब, गाड़ी से बाहर निकलिए, शीशा तोड़िए जल्दी, गाड़ी नीचे जा रही है। दरवाजा जाम हो गया है, ये खुल नहीं रहा है। हेल्प, हेल्प मी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अंजलि ने आव देखा न ताव पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और आर्यन की कार की विंडशील्ड पर दे मारा। कांच चकनाचूर हो गया। मेरा हाथ पकड़िए बाबूजी, जल्दी, गाड़ी पलटने वाली है। अरे बिटिया, तू क्या कर रही है? तू भी साथ में गिर जाएगी, छोड़ दे उसे। काका, अगर आज मैंने इनका हाथ छोड़ दिया तो इंसानियत मच जाएगी। आप हिम्मत मत हारना, बस मेरा हाथ कस के पकड़े रहना। जय बजरंगबली। अंजलि ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत लगाकर आर्यन को खिड़की से बाहर खींच लिया। जैसे ही आर्यन बाहर आया, उसकी चमचमाती कार खाई में गिरकर नदी में समा गई। दोनों कीचड़ में लथपथ सड़क पर गिर पड़े। मैं बच गया। अगर तुम नहीं होती तो आज मैं। जान है तो जहान है साहब, गाड़ी तो खिलौना है, फिर आ जाएगी। आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं आई? अरे बिटिया, तूने तो कमाल कर दिया। साक्षात मौत के मुंह से खींच लाई छोरे को। तुम कौन हो? इतनी हिम्मत? मैंने आज तक किसी लड़की में इतना साहस नहीं देखा। जी, मेरा नाम अंजलि है। पास के ही अनाथालय में पली बड़ी हूँ और यही नर्स का काम करती हूँ। किसी की जान बचाना तो मेरा धर्म है। ये लड़की साधारण नहीं है। जहां लोग वीडियो बना रहे थे, इसने अपनी जान दांव पर लगा दी। खूबसूरती के साथ साथ इतना साहस। आर्यन बेटा, दिल तो गया। आर्यन ने अपना कार्ड अंजलि को दिया और धन्यवाद कहकर वहां से दूसरी गाड़ी से निकल गया। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अंजलि का चेहरा घूम रहा था। घर पहुंचते ही उसने बड़ा धमाका किया। डैड, मॉम, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे वो लड़की मिल गई है जिससे मैं शादी करूंगा। अरे वाह, कौन है वो? सिंघानिया की बेटी या कपूर खानदान की पोती? आखिर हमारे 200 नौकरों वाले राजमहल की बहू कोई ऐरी गैरी तो हो नहीं सकती। माँ, वो कोई करोड़पति बाप की बेटी नहीं है। उसका नाम अंजलि है। वो एक अनाथ है और शिवपुर गांव में रहती है। उसी ने आज मेरी जान बचाई है। क्या? जी आर्यन, आर यू सीरियस? एक अनाथ, एक गांव की गवार हमारे घर में, जहां नौकर भी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वहां तुम एक सलक छाप लड़की को बहू बनाकर लाओगे? व्हाट अ जोक। नताशा, जुबान पर लगाम लगाओ। उसने मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर वो न होती तो आज हम आर्यन की तस्वीर पर माला चढ़ा रहे होते। जान बचाई है तो उसे इनाम दे दो, पैसे दे दो, मुंह मांगा सोना दे दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे सिर पर बैठा लो। बहू और बेटी में फर्क होता है धनराज जी। हमारे घर का स्टेटस है, क्लास है। ये 200 नौकर क्या सोचेंगे कि उनकी मालकिन कल तक बस में धक्के खाती थी? माँ, अगर अंजलि इस घर की बहू नहीं बनी तो मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। और रही बात क्लास की, तो जो संस्कार उसमें है वो आपकी किटी पार्टी वाली किसी आंटी में नहीं है। घर में महाभारत छिड़ गई। निर्मला देवी ने बहुत नाटक किया, खाना छोड़ा, रोना धोना किया, लेकिन आर्यन अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार इकलौते बेटे की जिद के आगे निर्मला देवी को झुकना पड़ा। आर्यन और अंजलि की शादी हो गई। विदाई के बाद अंजलि जब अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो घर नहीं, इंद्रलोक लग रहा था। गेट से लेकर दरवाजे तक 50 नौकर लाइन लगाकर खड़े थे। सबके हाथों में फूलों की थालियां थी। हे भगवान, ये घर है या 5 स्टार होटल? इतने तो हमारे पूरे गांव में लोग नहीं हैं जितने यहाँ वर्दी पहनकर खड़े हैं। स्वागत है छोटी मालकिन। मैं बहादुर, इस घर के 200 कर्मचारियों का हेड। आपकी कोई भी सेवा हो, बस घंटी बजा दीजिएगा। पानी पीने के लिए 1 घंटी, खाना खाने के लिए 2 घंटी और सोने के लिए 3 घंटी। क्या पानी पीने के लिए भी घंटी बजानी पड़ेगी?
भैया पानी तो मैं खुद भी पी सकती हूँ। ओ हेलो, बी ग्रेड ड्रामा बंद करो। ये तुम्हारा गांव नहीं है जहां तुम हैंडपंप चलाकर पानी पियोगी। ये राजमहल है। यहाँ खुद काम करना मिडिल क्लास नहीं, लो क्लास माना जाता है। अपनी आदतें बदलो वरना हमारी नाक कट जाएगी। नताशा सही कह रही है। देखो अंजलि, साफ सुन लो, हमारे घर के नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ 200 नौकर सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। तुम्हें बस हुक्म चलाना है। रसोई में जाने की, झाड़ू पोछा देखने की या नौकरों से फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जी माँ जी, लेकिन अपना काम खुद करने में क्या बुराई है? उफ भाभी, प्लीज ये गांधीगिरी यहाँ मत शुरू करना। मुझे मेरे इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनानी है, तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना। अंजलि चुप हो गई, लेकिन उसका मन नहीं माना। वो जिस माहौल से आई थी वहां मेहनत ही सब कुछ थी। यहां तो लोग पानी का गिलास उठाने को भी मेहनत समझते थे। कुछ दिन बाद डाइनिंग टेबल किसी राजा के भोज जैसा सजा था। 10 तरह की सब्जियां, 5 तरह की रोटियां, हर कुर्सी के पीछे एक नौकर खड़ा था। भैया आप क्यों खड़े हैं? आप भी जाकर खाना खा लीजिए ना, हम परोस लेंगे। अंजलि, फिर वही बात, ये इनका काम है। ये तनख्वाह लेते हैं खड़े रहने की। तुम खाना खाओ और चुप रहो। छी, ये दाल है या पानी? रामू इधर आओ, इसमें नमक कम है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इटालियन हर्ब्स चाहिए होते हैं दाल में। तुम सब कामचोर हो गए हो। गेट आउट। दीदी, नमक तो ऊपर से भी डाला जा सकता है। इसमें गरीब को डांटने की क्या जरूरत है? और वैसे भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम मुझे सिखाओगी? तुम जो कल तक अनाथालय की दाल रोटी खाती थी? अपनी औकात में रहो अंजलि। ये नौकर हैं और ये जूतों की तरह होते हैं, सिर पर नहीं रखते इन्हें। नताशा भाभी, बस बहुत हो गया। अंजलि ने कुछ गलत नहीं कहा। शांत हो जाओ सब लोग, खाने पर क्लेश नहीं। अंजलि को समझ आ गया कि यहां सिर्फ पैसा है, दिल नहीं। नौकरों को यहां मशीन समझा जाता था। अंजलि ने ठान लिया कि वो इस घर की हवा बदल कर रहेगी। एक दिन निर्मला देवी ने अपनी तिजोरी से एक बहुत पुराना और बेशकीमती हीरो का हार निकाला। अंजलि, ये हमारे खानदान का पुश्तैनी हार है। इसकी कीमत तुम्हारे पूरे गांव से भी ज्यादा होगी। आज शाम की पार्टी में तुम्हें यही पहनना है। इसे संभाल कर रखना। अगर एक नग भी इधर उधर हुआ तो खैर नहीं। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। अंजलि ने हार अपने कमरे में रखा। तभी चिंकी वहां आई और अपने ड्रेस ट्राई करने के चक्कर में ढेर सारे कपड़े बेड पर फैला दिए। गलती से हार कपड़ों के बीच दब गया। जब धोबी कपड़े ले जाने आया तो हार भी कपड़ों के साथ चला गया। शाम को जब अंजलि तैयार होने लगी तो हार गायब। हे भगवान, हार कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था। आर्यन, आर्यन! क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? वो माँ जी का हार नहीं मिल रहा। खबर आग की तरह फैली। निर्मला देवी और नताशा तूफान की तरह कमरे में आई। लो कर लो बात। कहा था ना मॉम, ये लड़की इस लायक ही नहीं है। जरूर इसने अपने किसी गरीब रिश्तेदार को दे दिया होगा या फिर बेच खाया होगा। चोर की फितरत कभी नहीं बदलती। अंजलि, सच सच बता, हार कहाँ है, वरना पुलिस को बुलाऊंगी। मेरे घर में चोरी? नहीं माँ जी, विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो... ओह शट अप, अब ड्रामेबाजी मत करो। बहादुर, सारे नौकरों को लाइन में खड़ा करो। सबकी तलाशी ली जाएगी। जरूर इस नई मालकिन ने किसी नौकर के साथ मिलकर ही गोलमाल किया है। 200 नौकरों को आंगन में लाइन से खड़ा कर दिया गया। नताशा और निर्मला देवी ने सबको गालियां दी, चोर कहा। बेचारे नौकर सिर झुकाए अपमान सहते रहे। अंजलि को यह देखा नहीं गया। तभी उसकी नजर लॉन्ड्री बैग से लटकते हुए एक चमकते हुए धागे पर पड़ी। रुकिए, ये रहा हार। ये गंदे कपड़ों के बीच फंस गया था। किसी ने चोरी नहीं की। ओह, मिल गया। चलो अच्छा है, बच गई तुम। बस सिर्फ बच गई? भाभी, अभी आपने इन 200 लोगों को चोर कहा, इन्हें जलील किया। बिना सबूत के किसी की इज्जत उछालना पाप है। आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। क्या हम सिंघानिया परिवार की बहुएं नौकरों से माफी मांगेंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? माँ जी, गलती इंसान से होती है और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अगर आज माफी नहीं मांगी गई तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। माँ, अंजलि सही कह रही है, हमारी गलती थी। आर्यन और अंजलि की जिद के आगे निर्मला देवी को झुकना पड़ा।
उन्होंने इशारे से माफी मांगी, लेकिन नताशा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उस दिन नौकरों की आंखों में अंजलि के लिए जो इज्जत थी वो किसी सैलरी से नहीं खरीदी जा सकती थी। समय बीतता गया। अंजलि का नौकरों के प्रति व्यवहार देखकर नताशा और चिंकी जलती थी। एक दिन घर में सिंघानिया ग्रुप की 50वीं सालगिरह की ग्रैंड पार्टी थी। शहर के सारे वीआईपी आने वाले थे। तैयारियां जोरों पर थीं। ये क्या डेकोरेशन है? मैंने ऑर्किड मांगे थे और तुम ये सड़े हुए गुलाब ले आए। तुम सब के सब अनपढ़ और गवार हो। नताशा ने गुस्से में पानी का भरा गिलास बहादुर के मुंह पर फेंक मारा। यू इडियट! छोटी मालकिन गलती हो गई, लेकिन आप पानी नहीं फेंक सकती। हम नौकर हैं, गुलाम नहीं। जुबान लड़ाता है, अभी तेरी नौकरी खा जाऊंगी। निकल जा मेरे घर से, और तेरे जैसे जितने भी हैं सब दफा हो जाओ। मुझे तुम जैसे गंदे लोगों की जरूरत नहीं है। ये बात आग की तरह फैली। बहादुर की बेइज्जती देखकर सारे नौकरों का सब्र टूट गया। साथियों, बहुत हो गया अपमान, अब और नहीं। हम सब अभी के अभी काम छोड़ रहे हैं, चलो। पार्टी शुरू होने में सिर्फ 4 घंटे बचे थे और 200 के 200 नौकर गेट से बाहर निकल गए। नताशा मैडम मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। आलीशान बंगला एकदम सन्नाटे में आ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? रसोइया चला गया, वेटर चले गए, सफाई वाले चले गए, मेहमान आने वाले हैं, मेरी नाक कट जाएगी। नताशा, ये तूने क्या किया? अब लड़ने का वक्त नहीं है। कैटरर्स को फोन करो। डैड, कोई इतनी जल्दी नहीं आ सकता। शहर में हड़ताल है, हम फंस गए हैं। मॉम, मुझे प्यास लगी है, पानी कौन लाएगा? मेरा मेकअप कौन ठीक करेगा? मेरी साड़ी कौन प्रेस करेगा? शांत हो जाइए सब लोग, रोने से काम नहीं चलेगा। हमारे हाथ तर सलामत है, हम अपाहिज नहीं हैं। मतलब ये माँ जी कि आज ये 200 नौकरों वाला काम हम खुद करेंगे। आर यू मैड? मैं नताशा सिंघानिया झाड़ू लगाऊंगी? नेवर। तो फिर तैयार हो जाइए कल के अखबार की हेडलाइन के लिए। सिंघानिया परिवार की पार्टी में मेहमानों को मिला बासी पानी और कचरे का ढेर। इज्जत बचानी है तो काम करना पड़ेगा। आर्यन, तुम और पापा जी बाहर का अरेंजमेंट देखो। चिंकी, तुम और नताशा भाभी डस्टिंग और प्लेट्स लगाओ। माँ जी, आप और मैं रसोई संभालते हैं। मरता क्या ना करता। अंजलि की डांट और इज्जत के डर ने सबको काम पर लगा दिया। जो नताशा कभी पानी का गिलास नहीं उठाती थी, वो झाड़ू लगा रही थी और खास रही थी। सेठ धनराज कुर्सियां सीधी कर रहे थे। चिंकी रोते रोते प्लेट्स पोंछ रही थी। उफ, ये कढ़ाई इतनी भारी क्यों है? अंजलि, मेरे हाथ दुख रहे हैं। माँ जी, सोचिए वो रसोइया दिन भर कैसे 50 लोगों का खाना बनाता होगा। आज आपको उनकी मेहनत का मोल समझ आ रहा है ना? सच कह रही है बहू, ये आसान नहीं है। हम तो एसी में बैठकर हुक्म चलाते थे। 4 घंटे तक पूरे परिवार ने पागलों की तरह काम किया, पसीना बहाया, कपड़े गंदे किए, लेकिन जब मेहमान आए तो सब कुछ चकाचक था। अंजलि ने खुद खाना परोसा और सबको खिलाया। मेहमान चले गए, पार्टी हिट रही, लेकिन सिंघानिया परिवार सोफे पर लाश की तरह गिर पड़ा। भाई साहब, आज पता चला कि एक रोटी कमाने में कितना पसीना निकलता है। मेरे हाथ, मेरे नाजुक हाथ। लेकिन अजीब बात है, आज मुझे भूख बहुत तेज लग रही है। मेहनत की भूख है भाभी, पिज्जा बर्गर वाली नहीं। लीजिए पानी। आज ये पानी मैंने नहीं, हम सब ने अपनी मेहनत से कमाया है। अगली सुबह जब नौकरों की यूनियन नारे लगाने गेट पर आई तो उन्होंने देखा कि सेठ धनराज खुद गार्डन में पानी दे रहे थे और निर्मला देवी अपनी चाय खुद बना रही थी। काका, आप लोग अंदर आइए। नहीं मालकिन, जब तक नताशा मैडम। बहादुर काका, मुझे माफ कर दो। कल 4 घंटे झाड़ू लगाकर मुझे समझ आ गया कि आपकी नौकरी कितनी मुश्किल है। मैंने आप पर पानी फेंका था, आप चाहें तो मुझ पर फेंक दीजिए। प्लीज वापस आ जाइए। और सुनिए, आज से इस घर में कोई नौकर नहीं है। आप सब सहायक हैं, हमारे परिवार का हिस्सा। सैलरी सबकी डबल होगी और इज्जत 100 गुनी। सारे नौकरों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तालियां बजाईं। 200 नौकरों वाला वो आलीशान घर जो कभी सिर्फ ईंट पत्थर और घमंड का महल था, आज अंजलि की वजह से एक प्यारा सा घर बन गया था। कुछ महीने बाद का दृश्य। अंजलि और आर्यन बालकनी में खड़े चाय पी रहे हैं। नीचे गार्डन में नताशा और चिंकी योगा कर रही हैं और निर्मला देवी
खुद पौधों की कटिंग कर रही हैं। मान गया यार, तुमने तो इस शीश महल को आश्रम बना दिया, सबको लाइन पर ले आई। डॉक्टर साहब, ये सब लाइन पर नहीं आए हैं, बस इन्हें ये समझ आ गया है कि राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा का सम्मान करे, और शरीर वही अच्छा होता है जो मेहनत करे। वैसे एक बात कहूं, क्या? वो पुल पर तुमने जो थप्पड़ मारा था ना, होश में लाने के लिए नहीं, मतलब पत्थर मारा था कार का कांच तोड़ने के लिए, वो आज भी याद है। तुम बहुत खतरनाक हो। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है डॉक्टर साहब, सुधर जाइए वरना अगला ऑपरेशन आपका ही होगा। दोनों हंसते हैं और कैमरा धीरे धीरे उस आलीशान घर से दूर जाता है जहां अब घमंड नहीं, खुशियां रहती थी। नहीं, सुजानपुर। यहां ठंड हड्डियों को जमा देती है, लेकिन लाला धनीराम का दिल नहीं पिघला सकती। यहां हम 5 अजीबोगरीब जोड़ों से मिलेंगे जो अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझे हैं, बेखबर कि कुदरत उनके लिए क्या प्लान कर रही है। गांव का चौराहा। लाला धनीराम अपने गोदाम के बाहर हुक्का पी रहा है। शेरा लठ लेकर खड़ा है। शेरा, गोदाम का ताला 2 बार चेक कर लेना। सुना है ठंड बढ़ रही है, ये भिखारी रजाई मांगने आएंगे। एक कतरा रूई नहीं मिलनी चाहिए किसी को। आप फिक्र न करे मालिक, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर मारा तो। कैमरा 5 बहुओं के आंगन की ओर मुड़ता है। सुरेश, क्या कर रहे हो? मैंने कहा था मेरी मैचिंग चुन्नी लाओ, तुम ये लाला जी का पुराना गमछा क्यों उठा लाए? अरे चंपा डार्लिंग, रंग तो लाल ही है ना, गमछा हो या चुन्नी, ठंड तो रोकेगा। हाय राम, मेरी फैशन की हत्या कर दी इस आदमी ने। अगर विमला ने देख लिया तो ब्रेकिंग न्यूज बना देगी। सुन लिया मैंने चंपा, ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं, न्यूज ये है कि मेरा मोहन घर में चूहा देखकर बेहोश हो गया है। उठो मोहन, वो चूहा था, शेर नहीं। विमला, उसकी मूछें थी, वो मुझे घूर रहा था। रमेश अपने आंगन में डंबल पत्थर उठाते हुए। तुम लोग बस डरते रहो, देखो मेरा डोला 16 इंच का है। सुमन, देख रही हो? रमेश जी, डोला 16 इंच का है, पर दिमाग 2 इंच का भी नहीं है। वो पत्थर नीचे रखिए, पैर पर गिर गया तो मैं अस्पताल नहीं ले जाऊंगी। अस्पताल जाने में 500 रुपए का खर्चा है, प्लस दवाई का 200, टोटल लॉस। इसलिए चोट लगना इकोनॉमिकली सही नहीं है। लक्ष्मी, भगवान से कहो एक्सीडेंट ना हो। बस करो तुम सब, आसमान देख रहे हो? सूरज, तुम खेत से जल्दी आ गए? रोशनी, खेत में जानवर अजीब बर्ताव कर रहे हैं, और लाला के गोदाम के पास जमीन गर्म हो रही है। कुछ गलत होने वाला है। विज्ञान कहता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स का खेल है, पर मेरा तजुर्बा कहता है कि ये प्रलय है। अचानक भीषण गड़गड़ाहट, भूकंप के झटके शुरू होते हैं। मालिक, धरती नाच रही है। मेरी रूई, मेरी दौलत। शेरा, गोदाम को पकड़ के रख, गिरने मत देना। मेरी गुड़िया। तबाही का मंजर, घर गिरते हैं। लाला का गोदाम तो बच जाता है, पक्का है, लेकिन गरीबों के कच्चे घर मलबे में बदल जाते हैं। फिर बर्फीला तूफान सब ढक देता है। तबाही के बाद का सन्नाटा। अमीर का गोदाम बचा, गरीब की छत गई। अब मुकाबला ठंड और घमंड के बीच है। लाला धनीराम अपने पक्के गोदाम के अंदर सुरक्षित है, खिड़की से झांक रहा है। बाहर पूरा गांव ठिठुर रहा है। यहां मत देखना, यहां जगह नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लाला जी, बाहर बच्चे मर रहे हैं, मिट्टी कांप रही है, गोदाम खोल दीजिए। मुफ्त का लंगर नहीं है रोशनी बहू, 500 रुपए प्रति घंटा किराया लगेगा अंदर बैठने का। है पैसा? लाला, मैं तेरा गोदाम तोड़ दूंगा। नहीं सूरज, पत्थर से पत्थर नहीं टूटता। हम लाला से भीख नहीं मांगेंगे। रोशनी भाभी, कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, डेथ। लाला को पैसे दे देते हैं उधारी पर। नहीं, हम अपनी गर्मी खुद बनाएंगे। हमारे घर टूटे हैं, हौसले नहीं। मलबे के नीचे पुराना कपड़ा, बोरियां, पर्दे दबे हैं। हम उन्हें निकालेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी रजाई बनाएंगे। रजाई? इस बर्फ में? हाँ, 10,000 फीट लंबी, जिसमें हम सब गाय, भैंस, इंसान
सब एक साथ लेटेंगे। मैं मलबे से कपड़ा निकालूंगा, ये डोला आज काम आएगा। और मैं सी लूंगी। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, पर उंगलियों में रास्ता याद है। लाओ सुई। मिशन शुरू हुआ। एक तरफ लाला चाय की चुस्कियां ले रहा था, दूसरी तरफ ये पागल तूफान से रेस लगा रहे थे। हाय, ये मेरा फेवरेट पर्दा था। अब इसे इस गंदे बोरे के साथ सिलना पड़ेगा। मेरा स्टेटस क्या रह जाएगा? चंपा डार्लिंग, स्टेटस बाद में, अभी स्टैटिक्स देखो। ठंड बढ़ रही है, सिल दो रानी, मैं तुम्हें नया पर्दा दिला दूंगा। सांझा चूल्हा, सांझा कपड़ा। इतिहास गवाह है, एकता में बल है। तभी मास्टर जी फिसल जाते हैं। अरे, गुरुत्वाकर्षण भी आज दुश्मन है। विमला, मुझे घर जाना है। तभी मोहन को याद आता है, घर तो टूट गया। मतलब मुझे कहीं छुपना है। मोहन, छुपना है तो मेरे पीछे छुपो और ये धागा पकड़ो। अगर आज भागे तो मैं तुम्हें रजाई में घुसने नहीं दूंगी। नहीं नहीं विमला, मैं वीर हूँ, मैं सिल रहा हूँ। शेरा लाला की खिड़की से देखता है, उसका दिल पिघल रहा है। मालिक, वो बिट्टी देखिए, मीली पड़ रही है। हम थोड़ी रुई दे दें? खबरदार, इमोशनल फूल मत बन। ये सब ड्रामा है, रजाई बना रहे। 2 मिनट में अकड़ जाएंगे। मैदान में रमेश एक भारी बीम उठाता है। या अली। रमेश बीम हटाता है, नीचे से रुई की बोरी मिलती है। सुमन, माल मिल गया। शाबाश मेरे बाहुबली। अब इसे यहाँ लाओ, धीरे से। ताका छोटा लगाओ बहुओं, हवा को जगह मत दो। बिट्टी, तू मेरे पास बैठ, मेरी गर्मी ले ले। दादी, रजाई में गुड़िया के लिए भी जगह होगी ना? सबकी गुड़ियों के लिए जगह होगी बिट्टी। समय बीतता है, रजाई सांप की तरह लंबी होती जाती है, अजीबोगरीब रंगों का पैचवर्क। रात आई यमराज के रूप में, लेकिन सुजानपुर तैयार था। लाला का गोदाम ठंडा हो रहा था, लेकिन उस फटी पुरानी रजाई के अंदर जन्नत थी। 10,000 फीट लंबी रजाई के अंदर टॉर्च की रोशनी, सब एक दूसरे से सटे लेटे हैं। माँ देखो, ये रजाई तो खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ने हमें अपनी गोद में ले लिया हो। इतनी बड़ी और इतनी नरम। हाँ बिट्टी, देख रही है? ये सिर्फ रजाई नहीं, ये जादू है। हम सब एक साथ हैं, इसलिए इतनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है मानो हम माँ के पेट में वापस आ गए हों, एकदम सुरक्षित। सच कहता हो रोशनी, ये फटे पुराने चीथड़ों की रजाई लाला के मखमली गद्दों से 1000 गुना ज्यादा आरामदायक है। आज पता चला कि असली गर्मी ऊन में नहीं, साथ सोने में है। क्योंकि इसमें कोई अपना पराया नहीं है। सूरज, देख रहे हो, रजाई का आखिरी सिरा भी नजर नहीं आ रहा। हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए मोती हैं। वहीं मोहन विमला के कंधे पर सिर रखकर नींद में मुस्कुराते हुए। विमला, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा मेला लगा हो, सब पास पास, डरने की जगह ही नहीं बची। मुझे तो लग रहा है मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित गुफा में हूँ। सो जा मेरे शेर। आज पूरा गांव एक परिवार बन गया है। देख, किसी को ठंड नहीं लग रही, सबकी सांसें मिलकर अंगीठी बन गई हैं। लक्ष्मी, ये कंफर्ट, ये कम्युनिटी स्लीपिंग, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। मैंने अभी कैलकुलेट किया, हमने 0 रुपए खर्च किए और 200 जानें बचा ली। ये इन्फिनिटी प्रॉफिट है। और जो चैन यहाँ मिल रहा है वो एसी रूम में भी नहीं था। इसे चमत्कार कहते हैं महेश, प्रॉफिट नहीं। देखो, भगवान ने सबको एक ही छत, मेरा मतलब है एक ही रजाई के नीचे सुला दिया। अचानक रजाई का एक कोना उठता है, ठंडी हवा अंदर आती है, सब चिल्लाते हैं, ये कौन है? लाला धनीराम और शेरा ठिठुरते हुए नीले पड़े हुए खड़े हैं। बहुत ठंड है, मेरा गोदाम बर्फ का महल बन गया। क्या थोड़ी जगह मिलेगी? मैं पैसे दूंगा। मालिक को ले लो, अकड़ गए हैं। यहाँ पैसे नहीं चलते लाला जी, यहाँ सिर्फ इंसानियत चलती है। आ जाओ लाला अंकल, मेरे पास जगह है। मेरी गुड़िया थोड़ा खिसक जाएगी।
रजाई बहुत बड़ी है, इसमें सबके लिए प्यार है। लाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप रजाई में घुसता है और बिट्टी और फूलमती दादी के बीच लेट जाता है। आ गया बेटा। रजाई को फर्क नहीं पड़ता कि तू जमींदार है या भिखारी, इसे बस ठंड का पता है। सो जा, यहाँ बहुत सुकून है। मैं हार गया दादी, मेरी रूई मुझे नहीं बचा पाई, तुम्हारी कतरनों ने बचा लिया। सच में स्वर्ग तो यहाँ है, तुम सबके बीच। ए लाला जी, रोना मत, मेरी रजाई गीली हो जाएगी। वैसे भी ये डिजाइनर पीस है। सब जोर से हंस पड़ते हैं। हंसी की लहर रजाई के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ जाती है। 2 साल बाद गांव फिर से बन गया है। लाला धनीराम अब कम्युनिटी सेंटर चला रहा है। तो बच्चों, विज्ञान कहता है ऊन गर्म होता है, पर सुजानपुर का इतिहास कहता है एकता गर्म होती है। और ये देखिए वो महान रजाई इसमें लाला जी का कोट भी सिला है और शेरा की बनियान भी। रोशनी, 500 रजाई का ऑर्डर आया है शहर से। लिख लो, पर शर्त वही रहेगी, हर रजाई हाथ से बनेगी और हर रजाई के साथ एक कहानी मुफ्त मिलेगी। विमला, मैं सोच रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दूं, रमेश जैसी। रहने दो मोहन, तुम रजाई में छुपते हुए ही अच्छे लगते हो मेरे हीरो। उस एक रात ने सुजानपुर की तकदीर बदल दी। उस 10,000 फीट लंबी रजाई ने सिर्फ शरीर नहीं ढके, बल्कि दिलों के फासले भी मिटा दिए। साबित हो गया कि जब सब साथ हो और एक दूसरे का सहारा बने तो -10 डिग्री भी सुहावना मौसम लगने लगता